Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine. Students, I'm here with the question and answers of this moon wind that we have discussed earlier. We have covered the explanation along with the words meaning in the previous video. Now it's time to move towards the exercise. So turn over the page and come to page number 26. Here we have question number 1 with a set of 3 questions. So part number A says, how do things get blown about on the moon if there is no wind? ठीक है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको रीजनिंग के साथ यहाँ पर आंसर देना है कि कैसे चीज़ें उड़ जाती हैं जब कहीं पर हवा ही मौजूद नहीं है। यानी चांद पर आपको चीज़ें इधर से उधर घूमती हुई उड़ती हुई महसूस हो रही हैं, ऑल्दो वहाँ पर कोई हवा नहीं है। और हम दुनिया में क्या जानते हैं, ज़मीन पर क्या होता है, जब हवा चलती है तो चीज़ें मूव करती हैं। तो ये आपने फिनोमेना यहाँ पर हल करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द आंसर? According to me, students, I would say that for the poet, things on the moon get blown about because of the utter stillness of the moon. Everything is weightless on the moon and it is airless. ठीक है? However, the poem is sheer fantasy, so anything can happen. This is the answer. ठीक है? आपको पता है चांद पर किसी भी चीज़ का कोई वेट नहीं होता। ज़मीन पे हमारा जो वेट आ रहा होता है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वहाँ पर किसी चीज़ का कोई वेट नहीं होता, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ भी वेटेज नहीं होती बल्कि वेटलेस होती हैं, और कोई भी चीज़ एयरफुल नहीं होती बल्कि एयरलेस होती है, वहाँ पर हवा भी मौजूद नहीं है। और क्योंकि ये जो एक पोम है ये एक फैंटेसी है, तो एनीथिंग कुड हैपन। दिस इज द आंसर। Part B, when the moon wind begins to blow, some strange things happen. Make a list of all the unlikely things that take place on the moon. तो यहाँ पर कह रहे हैं जब भी मून विंड स्टार्ट होती है, ठीक है, जब भी चांद पे हवा चलना स्टार्ट होती है तो कुछ अजीब अजीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने लिस्ट बनानी है उन अजीबो गरीब चीज़ों की जो वहाँ पर चांद पर नज़र आती हैं मून विंड के होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से आप कोई सी भी लिख सकते हैं। नंबर 1 आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्वॉल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस नॉक्स यू ऑफ योर फीट। ठीक है, ऐसा दुनिया में नहीं होता, एक अजीब सी चीज़ ये है। नंबर 2 अ टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड क्लाउड्स यू विद अ फ्रॉग। ऐसा भी दुनिया में नहीं होता कि पानी की जो शीट है वो हवा में उड़ के आपको आके हिट करे। ठीक है, इसी तरह से अ कैंप ऑफ कैरावैन सडनली स्क्वैक्स एंड टेक्स ऑफ। ऐसा भी नहीं होता कि जो आपके टेंट लगे होते हैं ये हवा में उड़ना शुरू हो जाए। सिमिलरली अ फेरिस व्हील बाउंस अलॉन्ग द स्काई लाइन। तो ऐसा भी नहीं होता कि जो आपके फेरिस व्हील है ये स्काई लाइन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये सम ऑफ द थिंग्स आई हैव जॉट डाउन कि आप इसको लिख सकते हैं अपने पार्ट बी के आंसर में। पार्ट सी, दिस इज अ बिट लेंथी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं विच वर्ड्स डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। कुछ आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड्स जो है वो पोएट ने यूज़ किए हैं अपनी पोम में, और दी मूवमेंट दे मेक, या उनकी मूवमेंट को शो करने के लिए। इन व्हाट वे आर दी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स अप्रोप्रिएट। और ये जो डिस्क्राइब करने के लिए, इनकी तफसील बयान करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ये किस तरह से अप्रोप्रिएट है, किस तरह से मुनासिब हैं इन वर्ड्स के लिए। तो नंबर 1 वी हैव कैंडल। कैंडल के लिए स्टूडेंट्स पोएट ने क्या यूज़ किया है, द कैंडल शिवर्स आउट। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, ये देखिए यहाँ पर पोएट ने यूज़ किया योर कैंडल शिवर्स आउट। ठीक है, इसी तरह से पोएट ने जाइंट मार्क्यू के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जाइंट मार्क्यू के लिए यूज़ किया है बूम्स एंड फ्लाउंडर्स। ये वर्ड यूज़ किया है जो कि जो है वो ऐसा असली में होता नहीं है। सिमिलरली हैंड्स और कैबेजेस के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो इन्होंने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, नॉक्स यू ऑफ योर फीट। ठीक है, तो ये स्क्वॉल का वर्ड यूज़ किया है और ये वर्ड्स यूज़ किया नॉक्स यू ऑफ। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। और इसी तरह से इन्होंने पॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट। ठीक है, तो ऐसा असली में नहीं होता। और इसी तरह से इन्होंने फेरिस व्हील के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, बाउंस अलॉन्ग दी स्काई लाइन। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो पोएट हैं उन्होंने कैंडल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, दी कैंडल शिवर्स आउट। नॉर्मली वी वुड से फ्लिकर, बट शिवर इज जस्ट एज गुड एज अ वर्ड। इट्स यूज इज ऑड इन दैट शिवर इज नॉट एसोसिएटेड विद हीट बट विद कोल्ड। Here, if the candle shivers out, we feel the cold even more. ठीक है, तो कैंडल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लिकर का, लेकिन यहाँ पर शिवर आउट का यूज़ किया। शिवरिंग का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब सर्दी महसूस हो रही होती है, गर्मी के लिए यूज़ नहीं करते। इसी तरह से जाइंट मार्क्यू नंबर 2 इन्होंने वर्ड यूज़ किया बूम्स एंड फ्लाउंडर्स लाइक अ स्वान एट सी। तो वी हैव साउंड बूम्स एंड मूवमेंट हेयर। द इमेज ऑफ अ स्वान, अ लार्ज बर्ड लाइक द लार्ज मार्क्यू फ्लाउंडरिंग इन द सी इज एप्ट। The swan is normally serene on a placid body of water, but ungainly when not its usual environment. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये आंसर है। नंबर 3 हैंड्स एंड कैबेजेस, इनके लिए वर्ड यूज़ किया स्क्वॉल और नॉक्स यू ऑफ योर फीट। तो दीज आर देन फ्लाइंग हैphazardly, स्क्वॉल एंड एट सम स्पीड। An image akin to raining cats and dogs, one would know too well if one is hit by these flying objects. Number 4 pond. पॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट क्लाउड्स यू विद अ फ्रॉग। टू द आई अ पॉन्ड लुक्स लाइक अ शीट ऑफ वाटर इफ द शीट वर टू सडनली फ्लाई
towards you, it would indeed be tearing and twisting, and being clouted by a frog would certainly not only be a surprise but painful as well. इसके बाद इन्होंने वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट्स कैरावैन। कैरावैन के लिए इन्होंने यूज़ किया सडनली स्क्वॉक्स एंड टेक्स ऑफ। तो the caravans presumably parked in a caravan park are compared to a flock of birds sitting in a field and then suddenly taking off. Number 6, Ferris wheel. Ferris wheel bounds along the skyline like a somersaulting giraffe. ये वर्ड यूज़ किया इन्होंने, तो ये क्यों जो है हमारे ये यहाँ पर जो है वो अनयूजुअल है, बिकॉज Ferris wheel is large and stands out against the skyline. So does a giraffe. A spinning giraffe with its long legs sticking out would indeed look like a Ferris wheel with its hanging swings flying in all directions. तो यहाँ पर हमारे ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्ट सी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद अगर आप आ जाएं आगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं विच आर अ बिट डिफिकल्ट, तो हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इनके आंसर्स स्टूडेंट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से बड़ी आसानी के साथ इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Now come to part D. What is so strange about the idea in the last line of the poem? Last line of the poem क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? Dead still यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है मून के लिए स्टूडेंट्स। तो इसके पीछे क्या आइडिया? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड? क्या आप इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन सोच सकते हैं? तो स्टूडेंट्स पहले तो हम ये बात बताते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंज क्या है इस आइडिया के अंदर। तो डेड स्टिल मीन्स एब्सोल्युटली विदाउट मूवमेंट। डेड स्टिल किसको कहा जाता है? जहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो। ब्लास्ट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, और ब्लास्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? धमाके को कहते हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है डेड स्टिल का। एक चीज़ बिल्कुल साकित हो और एक जगह धमाका हो, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। तो देयर इज़ अ कंट्रास्ट हेयर ऑफ ऑपोजिट्स। इट इज़ रादर लाइक सेइंग ही इज़ अ मीट ईटिंग वेजिटेरियन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हो कि एक वेजिटेरियन है वो मीट खाता है, तो पॉसिबल नहीं है, वेजिटेरियन कहते हैं उसको है जो मीट ना खाता हो, यानी ऑपोजिट्स को यहाँ पर जमा कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इस तरह के एब्सर्ड्स और ज़्यादा जो है वो तलाश कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस तरह से और बहुत सारे जो है वो हमारे पास ऑक्सीमोरन्स होते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास पार्ट ई में कह रहे हैं डू यू लाइक द पोम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने अपनी ओपिनियन देनी है कि आपको ये पोम पसंद आई या नहीं। कैन यू से व्हाई यू लाइक और डिसलाइक इट, और उसके बाद फिर आपको रीज़न भी देना है कि आपको क्यों अच्छी लगी या आपको क्यों अच्छी नहीं लगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ABCB, इज दिस ट्रू थ्रू आउट द पोम। तो येस, यही राइम स्कीम जो है वो फॉलो की है पूरी पोइट्री में। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर वन पेयर दैट डज नॉट क्वाइट राइम। इसमें क्या पोइट्री में कोई ऐसा भी है जहाँ पर जो है वो जो आपका पेयर है उसमें राइमिंग वर्ड्स ना हो? तो येस, यहाँ पर ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है ये टेक्स ऑफ, और इसके साथ जब यहाँ पर इन्होंने जिराफ का वर्ड यूज़ किया है तो ये इसके साथ बिल्कुल सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी तैयारी करने के हवाले से भी। तो वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।